नमिता चौधरी ने ईमेल साइट खोली ही थी कि दो मैसेज दिखाई दिए। एक पुत्री निवेदिता का तथा दूसरा शिवानी का। निवेदिता के मैसेज में कोई खास नहीं था। उसने अपनी 2 वर्ष की बेटी की फोटो भेजी थी। अक्सर वह मेल से उसकी फोटो भेजती रहती थी, जिसे वह प्रिंट आउट करके एल्बम में सजा लेती थी। 4 वर्ष से वह कनाडा में थी, वहीं उसकी पुत्री हुई अभी तक उन्होंने उसे देखा भी न था। दूसरा मैसेज खोला पढ़ते ही दिल बेचैन हो उठा। क्या निनाद का एक्सीडेंट हो गया? सिर पर चोट आने के कारण उसे हफ्ते भर अस्पताल भी रहना पड़ा। कुछ स्टिचेज भी आई हैं, तभी इतने दिनों से उसका न कोई फोन आया और न ही कोई मैसेज। उसने बात करने का प्रयत्न किया पर उसने उठाया ही नहीं। शायद वह एक्सीडेंट की बात बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, किंतु उसे यह पता नहीं था कि उसका फोन भी न उठाना उसे और परेशान कर रहा था। कुछ दिनों से वह बेचैनी महसूस कर रही थी, पर उसे लग रहा था कि उसकी बेचैनी का कारण उसका अकेलापन है, पर नहीं, उसकी बेचैनी का कारण उसका अकेलापन नहीं, निनाद के साथ घटी घटना थी। पुत्र या पुत्री विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो, कुछ भी अनहोनी होने पर माँ को अपनी आंतरिक शक्तिष्ठी इंद्रिय के द्वारा आभास हो ही जाता है। चाहे वे बताएं या नहीं, पास होते तो तुरंत चले जाते, लेकिन इतनी दूर जाना भी तो संभव नहीं है। कई दिनों से कोई मैसेज न आने के कारण नमिता सोच रही भी कि वे अभी वह घूम कर नहीं आए होंगे। पिछले वीक उन्होंने लिखा था कि वे 1 हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। पता नहीं और किसको कितनी चोट आई होगी, कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा था। लिखने के लिए समय नहीं था तो कम से कम फोन ही कर दिया होता। नमिता को याद आया, नन्हा निनाद बीमार होने पर उसे क्षण भर के लिए भी उठने नहीं देता था। एक बार जब वह लगभग 7-8 वर्ष का था, उसे बुखार आ गया था। उसे अतिआवश्यक कार्य था, अतः वह उसे सुलाकर नौकर को आवश्यक हिदायतें देकर चली गई। यद्यपि 1 घंटे में वापस भी आ गई, किंतु इसी बीच निनाद की आंख खुलने पर उसने वह हाय तौबा मचाई कि नौकर भी घबरा गया। उसके आने पर निनाद बिगड़ता हुआ बोला था, आपको हमारी कोई परवाह नहीं है, तभी तो घूमने चली गई। आप हमसे बात नहीं कीजिएगा, नहीं हमें हाथ लगाइएगा। सचमुच काफी देर तक उसने स्वयं को छूने भी नहीं दिया था। देवेश भी उस दिन काफी बिगड़े थे और आज चाहकर भी वह उसके पास नहीं जा सकती। नमिता को आज भी याद है, जब निनाद ने विदेश जाने की बात की थी तब उसने अपने अकेलेपन की दुहाई देते हुए जाने से मना किया था। तब उसने कहा था, माम, आज दूरी कोई मायने नहीं रखती, यदि पैसा है तो कोई कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। 2 वर्ष हो गए हैं, पर किसी न किसी काम का बहाना कर वह आज तक नहीं आ पाया है। पहले तो हर हफ्ते ही फोन पर बात कर लेता था, किंतु जब से कंप्यूटर लिया है फोन पर बहुत कम बात होती है। संदेशों का आदान प्रदान ईमेल के जरिए ही होता रहता, यहाँ तक कि वह आवाज सुनने को भी तरस जाती है। जब वह बहुत बेचैन हो जाती है तब स्वयं ही उनसे बात कर लेती है। उसकी व्यग्रता देखकर देवेश हंसते, उन्हें समझाती भी तो समझाती कैसे? माँ के हृदय में चलते मंथन को वह भला कैसे समझते? स्त्री जितनी पति के लिए चिंतित रहती है, उतनी ही संतान के लिए। दोनों में किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती। दूर से अब फोन का ही तो सहारा रह गया है, मिल नहीं पाते तो कम से कम उनकी आवाज सुनकर कुछ समय के लिए उन्हें अपने आसपास तो महसूस कर लेती हूँ। नमिता ने निनाद से फोन पर बातें करना चाहा तो किसी ने उठाया ही नहीं। मैसेज आंसरिंग मशीन पर छोड़ दिया। देवेश किसी केस के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर गए थे। उनको फोन मिलाया तो पता चला कि वे निकल चुके हैं। 4 घंटे बीतने के पश्चात भी अभी तक निनाद का फोन नहीं आया तो मन परेशान हो उठा। वह बरामदे में चहलकदमी करने लगी। यह उसकी पुरानी आदत थी। बच्चे कहीं बाहर गए हों या उन्हें आने में जरा भी देर हो तो वह बार बार उठकर बाहर देखती, या जब तक नहीं आ जाते बाहर बरामदे में ही घूमती रहती।
देवेश उसकी इस आदत का मजाक यह कहकर बनाते कि क्या तुम्हारे इस तरह बाहर खड़े रहने से बच्चे जल्दी आ जाएंगे। शायद वह अपनी जगह ठीक हो पर वह आदत से मजबूर थी। कुछ दिन पूर्व ही बहू शिवानी का ईमेल आया था। लिखा था, मम्मी जी, मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया है। मेरा तथा निनाद का ऑफिस पास ही है, आता मैंने ज्वाइन कर लिया है। जाते समय हम दिव्या को क्रेच में छोड़ देते हैं तथा लौटते हुए ले लेते हैं। यहाँ के क्रेच बहुत अच्छे हैं। बच्चों की प्रत्येक सुविधा को देखकर उनका निर्माण किया जाता है। एकदम घर जैसा ही वातावरण ही मिलता है। आता कोई असुविधा नहीं हो रही है। बहू के मेल को पढ़कर लगा कि आज के युवा अपने अस्तित्व को लेकर इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें अपने मासूम बच्चे के मनोभावों को कुचलने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। भला क्रेच में भी घर जैसा वातावरण मिल सकता है। दिव्या का ख्याल आया, जब वह गई थी तब 6 महीने की थी। अब तो खूब बातें करती होगी। न जाने क्रेच में उसे कैसा लगता होगा। नमिता को महसूस हो रहा था कि आज की स्थिति और उनके समय की स्थिति में कितना अंतर आ गया है। उनके समय में लोग अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए जीते थे। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी, अपने हितों का बलिदान करने में भी नहीं हिचकते थे। तभी तो देवेश की मां के पैरालिसिस होने पर देवेश के पिताजी के आग्रह पर उसके पिताजी ने उसका हाथ देवेश के हाथ में सौंप दिया था। देवेश और उसके पिताजी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे तथा अच्छे मित्र थे। देवेश उस समय ला कर रहे थे तथा वह इंटर में थी। दोनों ही पढ़ना चाहते थे पर माँ पिताजी की आज्ञा के सामने दोनों ने ही सिर झुका दिया था। वस्तुतः देवेश के पिताजी ने देवेश का विवाह इसलिए शीघ्र किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि घर में बहू आ जाने से पत्नी की बीमारी से हुई अव्यवस्था में न केवल सुधार आएगा वरन पत्नी तथा 2 छोटी पुत्रियों की देखभाल भी उचित रूप से हो पाएगी। नमिता ने अपनी जिम्मेदारियों को तहेदिल से स्वीकारा था तथा किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया था और न ही अपनी परेशानियों का जिक्र कभी देवेश से किया था। घर की जिम्मेदारियों के कारण उसे उस समय अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन देवेश को घर की चिंताओं से मुक्त कर सदा पढ़ने के लिए प्रेरित करती रही थी। उसकी सहनशीलता और धैर्य का ही परिणाम था कि देवेश जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा में सफल रहे थे। उनकी सफलता से प्रसन्न होकर उसके श्वशुर ने उसे ढेरों आशीष देते हुए कहा था, पत्नी के सत्कर्मों सद्गुणों का प्रभाव तो पति की सफलता में पड़ना ही था। पति की सफलता में पत्नी का हाथ होता है। आज तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। उससे तथा उसके धीर गंभीर स्वभाव से वह काफी प्रभावित थे। उनके अनुसार उसके कारण ही उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चल पाई थी। खुशी तो उन्हें इस बात की थी कि उन्हें अपने निर्णय पर पछताना नहीं पड़ा था। नमिता की नंदे मीरा और नीरा उस समय मात्र 8 और 10 वर्ष की थी। उनकी समस्याओं को उसने कभी भाभी बनकर तो कभी मित्र बनकर सुलझाया था। यहाँ तक कि विवाह पर आवश्यकता पड़ने पर उसने अपने गहने भी सहर्ष दे दिए थे। प्रतिदान में उसे उनसे उतना ही मान सम्मान और प्यार दुलार मिला था। विवाह में गहने लेते समय श्वशुर ने कृतज्ञता से कहा था, बेटा, जब भी स्थिति सुधरेगी तुझे गहनों से लाद देंगे। पिताजी, हमें तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए, गहनों और कपड़ों का क्या, वह तो जितने भी हो कम ही है, उसने नम्रता से उत्तर दिया था। काश ऐसी बेटी समान बहू सबको मिले तो हर घर ही स्वर्ग बन जाए। प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, लेकिन लाख छिपाने पर भी वह अपनी भर आई आंखों को उससे छिपा नहीं सके थे। लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद ज्यादा दिन कहाँ रह पाया था। छोटी ननद नीरा के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उनका सीवियर हार्ट अटैक में निधन हो गया। मांझी तन से तो पहले ही लाचार थी, अब मन से भी बुरी तरह टूट गई। बस इतना संतोष था कि पिताजी अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी कर गए थे, किंतु यह भी एक शाश्वत सत्य है कि बेटा बहू चाहे जितनी भी सेवा कर लें, पति का स्थान तो नहीं ले सकते। पहले तब भी व्हील चेयर पर बैठकर अपना थोड़ा बहुत कार्य कर भी लेती थी,
लेकिन अब तो वह बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती थीं, शायद जीवन की लालसा ही समाप्त हो गई थी। देवेश की पोस्टिंग बनारस होने के कारण पैतृक घर किराए पर उठाकर मांझी को भी अपने साथ ले आए। मांझी का अपनी जगह छोड़कर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, किंतु वह इस अवस्था में अकेली कैसे रह पाती, इसलिए साथ आ तो गई थी लेकिन सदा अनमयस्क रहती। थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाती, तब उन्हें तथा देवेश को उन्हें बच्चों की तरह मनाना पड़ता था। उसी समय निनाद का जन्म हुआ। उसकी दोनों नंदें बधाई देने आई थी। विदाई के समय उन्होंने उन्हें यथाशक्ति साड़ी, अंगूठी तथा दोनों जीजाजी के लिए सूट का कपड़ा दिया था। दोनों रूठकर बोली, भैया यह क्या, आज डैडी नहीं है तो हमारी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही। बस एक साड़ी और एक अंगूठी देकर ही मुक्ति पाली, ससुराल में जाकर हम क्या मुंह दिखाएंगे। उनकी बात सुनकर मांझी ने तुरंत अपनी चेक बुक निकालकर दोनों को 50-50 हजार का चेक काट कर देते हुए कहा था,